इस वो भेज दो, पिक भेज दो इसका। ओके सर। भेज दिया बेटे। 1 मिनट सर। ओके, हाँ मिला है मेरे को। एक B3 क्वेश्चन मिला है बच्चों, ये किसने भेजा है बेटे? देखो बेटे, इसमें वर्क डन किस पे पूछा है उन्होंने? पेपर पे वर्क डन पूछा है ना? हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। देखो, जो वर्क डन पूछा है वो किस पे पूछा है? वर्क डन ऑन पेपर पूछा है ना? क्वेश्चन नंबर B3 की बात कर रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ सरफेस in drawing a circle of radius r on the surface by a pencil of negligible mass with normal pressing force N is. सर आपको वो डाउट भेजा है सर B4 वाला। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटे, एक किसी ने B3 भी भेजा था, वो बता देता हूँ पहले। जैसे हमसे बोल रहे हैं कि ये एक हमने पेंसिल से N नॉर्मल फोर्स से प्रेस करते हुए एक R रेडियस का सर्कल बनाया है, तो वर्क डन बाय
बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सरफेस कितना हुआ है, ये पता करना है अपने को। तो बेटे एक बात बताओ, जब आप ऐसे पेंसिल से एक सर्कल बना रहे हो तो जो पेपर है नीचे का, उस पेपर का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? पेपर का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नो सर। या सरफेस का, जिस सरफेस पे आप बना रहे हो उस सरफेस का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? अगर नो सरफेस का सर। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन ऑन द सरफेस 0 होना चाहिए ना। यस सर। वर्क डन ऑन द सरफेस विल बी 0। ठीक है, अब इसके बाद B4 पे चलते हैं और जो नोट्स आए हैं वो देखता हूँ। हाँ, a chain of length L and mass M is slowly pulled at constant speed up over the edge of a table by a force parallel to the surface of the table. Assume that there is no friction between the table and the chain. Calculate the work done by the force till the chain reaches to the horizontal surface of the table. तो क्या है बेटे? ये फोर्स हम इस तरह से लगा रहे हैं, है ना, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे म्यू के बराबर है। चेन का मास है m, लेंथ है l, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा बेटे? M1/L। इज m/l, है ना, ये तो कॉमा यस लगाया सर। मैंने। ओके सर। मास पर यूनिट m/l। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमने x लेंथ चेन का ऑलरेडी पुल कर लिया है और ये जो लेंथ है ये l माइनस एक्स के बराबर है ना। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा भाई? हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? देखो सरफेस, अच्छा ये सरफेस में कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं दिया हुआ है ना, स्मूथ सरफेस दी हुई यस है ना बेटा सर। हमको तो। फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस कैसी दी हुई है? स्मूथ सरफेस दी हुई है। यस तो सर, अगर स्मूथ है। स्मूथ सरफेस है तो फिर इस वाले फोर्स को सिर्फ क्या करना होगा कि जो पार्ट हैंग कर रहा है चेन का उतने पार्ट के वेट को बैलेंस करना होगा। सिर्फ यस सर। सिर्फ इतने पार्ट के वेट को बैलेंस करना होगा। तो बेसिकली फोर्स विल बी इक्वल टू W, और वो कितना हो जाएगा? M/L इंटू L माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई G। ये सर इतना वो L फोर्स, माइनस एक्स लेंथ का मास है ना, M/L ये इंटू L। L माइनस एक्स लेंथ का मास। हाँ 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 भाई, देखो इतने इतने पार्ट का वेट तो नॉर्मल फोर्स ही बैलेंस कर लेगा ना। यस सर। ये वाला जो पार्ट है, इतने पार्ट का वेट तो नॉर्मल फोर्स ही बैलेंस कर लेगा। तो बात क्या है, आपको सिर्फ उतने पार्ट का वेट लिखना है जो कि W इज वेट ऑफ द वर्टिकल पार्ट ऑफ द चेन। ये बात समझ में आती है? यस सर। W is weight of the vertical length of the chain। ये
तो इतना फोर्स हमें लगाना पड़ा है और इसको हम इंटीग्रल एफ डी एक्स से कैलकुलेट, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इंटीग्रल एफ डी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी इंटू डी एक्स। और इसको 0 से l तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि x जो था ये शुरू में 0 था, शुरू में क्या था, पूरी की 0 पूरी जो है वो वर्टिकली हैंग कर रही थी। सर, और फिर पूरा चेन हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। फिर अल्टीमेटली हमें पूरा चेन टेबल पे रखना है, तो फाइनली पूरा का पूरा चेन हॉरिजॉन्टल टेबल पे आएगा। तो x की वैल्यू l तक लेके जानी पड़ेगी आप। ये बात समझ में आ रही है? तो अब देखो ये इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो इसमें से एम जी बाई एल तो बाहर आ जाएगा, एम जी बाई एल ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और बचा क्या, एल माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू एल। तो ये हो जाएगा एम जी बाई एल इंटीग्रेशन एल डी एक्स फ्रॉम 0 टू एल माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू एल। तो ये हो जाएगा अपने पास एम जी बाई एल, एल इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा एल माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये एल स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एम जी बाई एल इंटू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई टू। तो ये हो जाएगा एम जी बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई टू। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी एल बाई टू के बराबर ये वर्क डन आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ओके, एक और क्वेश्चन आया हुआ है। ये आया है क्वेश्चन नंबर B4 तो आ गया, और क्या था, A8 एक क्वेश्चन आया हुआ है। A8 क्या है देखिए, a ball of mass 0.2 kilogram is thrown vertically upwards by applying a force by hand. If the hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball goes 2 meter further। देखो यहाँ पे मान लो ये हैंड की सरफेस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इधर वेलोसिटी 0 थी, हैंड से फोर्स लगाया, और कितने देर तक फोर्स लगाते गए, 0.2 मीटर तक हम फोर्स लगाते गए। कितने देर तक फोर्स लगाते गए बेटे, 0.2 मीटर। 0.2 मीटर तक फोर्स लगाते गए। उसके बाद क्या हुआ, इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली, फिर ये अकेला ही मूव किया बॉल, और ग्रेविटी की वजह से कुछ देर जाकर के ये रेस्ट पे आ गया वापस। अब ये बोल रहे हैं जहां से हैंड का फोर्स लगाना बंद किया, उसके बाद से 2 मीटर और ऊपर जाता है। उसके बाद से क्या है, 2 मीटर और ऊपर जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, हम नीचे से लेकर ऊपर तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। यस सर। अब देखो पहले 0.2 मीटर में तो हैंड का फोर्स लगा, तो उसने कितना वर्क किया, F इंटू 0.2, और बाद के 2 मीटर में तो हैंड का फोर्स नहीं लगा ना,
उसने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो उसने वर्क नहीं किया। ग्रेविटी का फोर्स तो पूरे 2.2 मीटर तक ही लगा। यस सर। तो ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा, नेगेटिव वर्क होगा और हो जाएगा -mg × 2.2। और इस पूरे दौरान चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही रहा। तो क्या हो जाएगा, F × 0.2 माइनस इस पार्टिकल का मास 0.2 × 10 × 2.2 इज इक्वल टू 0। तो F × 0.2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.2 × 10 × 2.2। 0.2 से 0.2 कैंसिल हो गया, तो F की क्या वैल्यू आ गई बेटे, 22। 22 न्यूटन के बराबर F की वैल्यू आ गई। ये बात समझ में आती है? और बोलिए बच्चों, और क्या डाउट है? हो गए ये वाले सारे? सर और कोई डाउट है किसी को बच्चे? अच्छा, ये एक आया हुआ है पार्ट 1 का B2। देखो B2 में क्या है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। देखो वर्क डन का फॉर्मूला बेटे इंटीग्रल FdS होता है ना, या FdX ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या ये एरिया ऑक्यूपाइड बाय फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ के बराबर होगा? इज दिस इक्वल टू एरिया ऑक्यूपाइड बाय फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ? क्या हुई? Yes, sir. अब ये हमें दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 30 और ये दिया हुआ है 40। What is work done by force in displacing a body from 0 to 35? 0 से 35 का वर्क पूछा है हमसे। तो 0 से 35 का वर्क निकालने का मतलब तो मुझे ये वाला एरिया, ये एरिया और बस यहाँ तक का एरिया पता करना है ना। अब ये पूरा एरिया कैसे आ जाएगा, देखो इस वाले पार्ट का एरिया पता करते हैं। इस पार्ट का एरिया, तो इस पार्ट का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस इस वाले पार्ट का एरिया, ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 10 से 30 तक गया तो 20 और 30 से ये 10 हाइट है तो 10 प्लस अगले पार्ट का अगला पार्ट ट्रेपेजियम बन रहा है ये, तो वो होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, वो भी हो जाएगा कितना, 5। 5 तो ये वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी कितना, 100/2 दैट इज 50 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 5 15, 15 इंटू 5 75, 75/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5।
तो ये 287.5 जूल के बराबर आ जाएगा ना बच्चों? यस सर। और बोलिए भाई। और कोई डाउट? अभी आगे पढ़ें क्या? नेक्स्ट टॉपिक। यस सर। देखिए, देखो अब हम बात करते हैं किसकी? सर्कुलर मोशन की। अब बेटा ये सर्कुलर मोशन क्या होता है? देखिए, सर्कल एक प्लेनर फिगर होता है या 3 डायमेंशनल फिगर होता है बेटा? सर प्लेनर। इट इज अ प्लेनर फिगर, है ना? तो बात क्या है, हम क्या लिखेंगे? इफ अ पार्टिकल moves in a plane such that its distance from a fixed point या सिंपली ऐसे लिखें, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, that point may be fixed or that point may be moving, such that its distance from a point fixed or moving remains कांस्टेंट। constant, then the path of the particle is said to be circular. Path of the particle is said to be circular. ये बात समझ में आती है? देखो प्रैक्टिकली ऐसा हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है कि मानो आपने क्या किया, एक मास को स्ट्रिंग से बांध दिया और स्ट्रिंग की लेंथ है L और ये मास जो है वो इस तरह से स्विंग करता है ना? ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। पेंडुलम। पेंडुलम। तो क्या ये जो इसका पाथ है इसको मैं सर्कुलर आर्क बोल सकता हूँ क्या? यस सर। बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ पेंडुलम फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, हमेशा L के बराबर ही रहेगी, ये कहीं भी चला जाए, यहाँ हो जाएगा तब भी L रहेगा, यहाँ हो जाएगा तब भी L रहेगा। क्या बोलते हैं? ये बात समझ में यस आती है? सर। यस सर। तो ये चीज जो है ये L के बराबर रहेगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि भाई इसका पाथ जो है वो ठीक है, सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा लेकिन सर्कुलर आर्क में चल रहा है, ऐसा तो हम बोल सकते हैं। या आप ऐसे देखिए कि जैसे कोई सीलिंग फैन है ना?
सीलिंग फैन रोटेट करता है, यस सर। तो उसकी इस तरह की ब्लेड्स हैं मान लेते हैं। और ये ब्लेड्स जो हैं वो इस तरह से ये रोटेट हो रही हैं। ये फैन रोटेट। अब मान लो यहाँ पर कोई एक इंसेक्ट आकर के बैठा हुआ है, यहीं पे बैठा रहता है वो, तो क्या इस इंसेक्ट का जो पाथ होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Path of this insect will be a Circular circular, path. Circular. है ना? अब Yes. देखिए, इमेजिन करो कि यही सीलिंग फैन जो है वो एक चलती हुई ट्रेन में लगा हुआ है और उस पे इस तरह की फ्लाई बैठी हुई है, तो क्या इस फ्लाई का पाथ सर्कुलर अभी भी बोल सकते हैं क्या हम? तो किसके रिस्पेक्ट में? तो depend ट्रेन के करता है अंदर ना वाले, कि ट्रेन के बाहर वाले? कौन है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या है इस केस में, बेसिकली बात क्या है कि देयर इज अ पॉइंट जिस पॉइंट से पार्टिकल की डिस्टेंस कांस्टेंट है, बट द थिंग इज दैट पॉइंट इटसेल्फ इज मूविंग, राइट? यस सर। वो पॉइंट जो है वो खुद भी चल रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है दैट पॉइंट में बी फिक्स्ड, दैट पॉइंट में बी मूविंग, है ना? वो पॉइंट फिक्स्ड भी हो सकता है, वो पॉइंट मूविंग भी हो सकता है। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। Yes. अब देखिए क्या है, ये जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हम क्या है, इसको दो पार्ट्स में समझेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम क्या समझने वाले हैं कि सर्कुलर पाथ में अगर पार्टिकल मूव करता है तो उसके कुछ टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? कितना डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? या फिर हम कुछ नई पैरामीटर भी काइनेमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए बनाएंगे, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। इन पैरामीटर्स का जो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन है, उनके साथ क्या रिलेशन होता है? सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन के क्या क्या होते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? ये सारी चीजें हम करेंगे किसमें? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि व्हाट आर द फोर्सेस which are responsible for circular motion of a particle। किन फोर्सेस की वजह से पार्टिकल का जो मोशन होता है वो सर्कुलर होता है ना? तो बेसिकली अब ये अपन स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर। मतलब मोशन से इन्वॉल्व जो क्वांटिटीज है ना, मतलब मोशन से इन्वॉल्व जो क्वांटिटीज हैं एक्सेप्ट फॉर द कॉज ऑफ मोशन। यस किसी भी सर। मोशन का जो कॉज होता है वो बेसिकली उस पे लगने वाले फोर्सेस होते हैं। तो इस पार्ट ऑफ द चैप्टर में क्या है, हम फोर्सेस की चिंता नहीं करेंगे कि एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, हम ये मान लेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन, जैसे जैसे मान लो आप लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन ये सब पढ़ा था ना, तो यस उसमें सर। क्या है, अपन से कोई कहता है अब एक पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वी डू नॉट वरी कि भैया कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसे कैसे, वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे है पार्टिकल की, इसके बारे में अपन चिंता नहीं करते, पर तो मान लेते हैं हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन्होंने कहा कांस्टेंट है, हमने मान लिया कांस्टेंट है।
बोला बताओ 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। या किसी क्वेश्चन में कहा कि एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, इतने समय पे स्पीड इतनी थी, बताओ इतने टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा। तो वी टेक इट एज अ फैक्ट कि हाँ भाई ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो है। क्यों है इसके बारे में हम एक्सप्लोर नहीं करते थे। फिर बाद में जब अपन ने न्यूटन्स लॉ पढ़े तो फिर अपन ने समझा कि कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कब होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए किस तरह के फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी बातें अपन ने पढ़ी, है सर ना। मतलब डायनामिक्स में एक पर्टिकुलर मोशन क्यों होता है वो जानने के लिए डायनामिक्स होता है। हाँ, डायनेमिक्स बेसिकली क्या होता है, टू अंडरस्टैंड व्हाई, व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ मोशन, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ताकि पार्टिकल का मोशन ऐसा हो रहा है ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट। काइनेमेटिक्स इज बेसिकली अबाउट इफेक्ट, डायनामिक्स इज अबाउट कॉज। ओके सर। तो देखिए, सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स को समझने के लिए हम कुछ नए पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे। उनमें से सबसे पहली चीज जो है वो है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या है, it is the angle which position vector of a particle it is the angle which position vector of a particle forms with a fixed line. That fixed line is called as reference line. पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, अब पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल को ओरिजिन से ज्वाइन करता हो, है ना। ओरिजिन किसे ले लेते हैं, सेंटर। सेंटर ऑफ द सर्कल को जनरली ओरिजिन ले लेते हैं। तो ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो गया, और किसी भी एक फिक्स लाइन को रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, तो ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई। इस रेफरेंस लाइन के साथ जो पोजीशन वेक्टर एंगल बना रहा होता है, इस एंगल को क्या नाम देते हैं, एंगुलर पोजीशन, यस सर। है ना। अब ये पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो एंगुलर पोजीशन उसकी चेंज होती जाएगी। ठीक है, ये एंगुलर पोजीशन देखो जरूरी नहीं है कि क्या है, हम सर्कुलर पाथ में चलते हुए पार्टिकल के लिए ही डिफाइन करें। मान लो जैसे एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसकी भी एंगुलर पोजीशन तो आप डिफाइन कर ही सकते हो ना। उसके लिए भी क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये पार्टिकल ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मान लो ये किसी पॉइंट को हमने ओरिजिन लिया, और ये मेरी एक रेफरेंस लाइन। तो इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ऐसा होगा। तो जब पार्टिकल यहाँ पे है तो पोजीशन वेक्टर होगा, तो क्या ये एंगल उसकी एंगुलर पोजीशन को बता रहा है। यस सर। मान लो पार्टिकल आगे चल करके यहाँ पहुंच गया, तो उसका पोजीशन वेक्टर ऐसा हो जाएगा। तो एंगुलर पोजीशन अब थोड़ी कम हो जाएगी,
फिर और आगे पहुंच गया तो पोजीशन वेक्टर ऐसा हो जाएगा। तो क्या एंगुलर पोजीशन इस तरह की हो जाएगी क्या? यस सर। Yes, sir. है ना? तो इस तरह से एंगुलर पोजीशन इसकी धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। तो वो अपन सर्कुलर, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में चलते हुए पार्टिकल की ही एंगुलर पोजीशन डिफाइन करें। किसी भी तरह के पाथ के लिए आप एंगुलर पोजीशन को डिफाइन कर सकते हो। उसकी डेफिनेशन यही रहेगी, एंगल विच पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल मेक्स विद अ फिक्स लाइन विच इज टेकन एज रेफरेंस लाइन, है ना? अब इसमें जनरली क्या है, एक कन्वेंशन जरूर अपन इसके साथ फिक्स कर देते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल को पॉजिटिव एंगल कहते हैं और क्लॉकवाइज वाले एंगल को नेगेटिव एंगल कहते हैं, है ना? सर Yes, sir. रेफरेंस लाइन कौन सी भी हो सकती है, मतलब अपने मर्जी से हम कोई किसी भी भी हो डिस्टेंस पे। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। जैसे सर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो ना, उसी तरह से रेफरेंस लाइन भी आपने अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। सर फिर एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे? फर्क पड़ जाने दो, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, है ना? लेकिन आप ऐसे समझो कि आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि क्या है, आप कहो कि सर मैं एक्स एक्सेस इसे ना लेकर के किसी और लाइन को एक्स एक्सेस लूं, या अगर मैं ओरिजिन किसी और को, तो कोऑर्डिनेट्स तो बदलेंगे, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स तो ऑफ कोर्स बदलेंगे, है ना? लेकिन बात क्या है, कंपैरेटिवली सेम रहेगा पोजीशन सेम रहेगा पर कोऑर्डिनेट्स पार्टिकल के बदलेंगे, लेकिन उसका जो जो रियल पैरामीटर्स है ना, मतलब जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? जैसे आप ऐसे समझो, एक पार्टिकल इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया, है ना? Yes. और ये ओरिजिन है मेरा, ठीक है? तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है ना? डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही रहेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, रहेगा कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. मान लो कोई ओरिजिन इसे ना ले, कोई ओरिजिन यहाँ इस वाले पॉइंट को ले लेता, तो उसके रेस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऐसा रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन वेक्टर ऐसा रहेगा। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट उसके रेस्पेक्ट में भी यही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? Yes, sir. Yes वही sir, होगा. वही कहलाएगा। है ना? तो बात क्या है कि बशर्ते कि दोनों पॉइंट जो है वो फिक्स हैं, ये वाला ओरिजिन भी फिक्स रहता है, कोई दूसरा ओरिजिन भी फिक्स रहता है, तो जो मैटर करती है ना एक्चुअल में, जिनका कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है, देखो पोजीशन तो क्या है, हमारी कन्वीनियंस कन्वीनियंस के लिए अपन एक तरीका बनाते हैं ना, कोई किसी पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ इससे इतना डिस्टेंस राइट में है, इतना डिस्टेंस ऊपर है ना? वो दैट इज फॉर आवर कन्वीनियंस। पोजीशन तो अलग अलग हो सकती है अलग अलग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, लेकिन जैसे पार्टिकल जब मूव किया तो कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर आप दो अलग अलग स्टेशनरी पॉइंट को ओरिजिन लेते हो तो दोनों के रिस्पेक्ट में ये पैरामीटर सेम ही आएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes sir. ओके, ये बात हुई एंगुलर पोजीशन की। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? देखो बेटे, it is the angle by which position vector of particle rotates
when it moves from one position to another. जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करता है तो जिस एंगल से उसका पोजीशन वेक्टर रोटेट हो जाता है उस एंगल को क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे भाई पहले तो अपन सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो सर्कुलर मोशन के ही कंटेक्स्ट में आपको समझा देते हैं। मान लो पार्टिकल पहले इस पोजीशन पे था, फिर फाइनली इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल उसका पोजीशन वेक्टर रोटेट हुआ है ये क्या है? पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब इसमें देखो समझने वाली बात क्या है, अगर कोई हमसे पूछे कि what will be the angular displacement of particle during one complete rotation in circular path. What is the angular displacement of particle during one complete rotation in circular path? क्या ये पता कर सकते हैं क्या? सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमेशा छोटा एंगल लेना होता है या कोई सा भी ले सकते हैं? भाई बेसिकली देखो इसमें वन कंप्लीट रोटेशन में तो छोटे बड़े की कोई बात ही नहीं ना, मतलब 0 सर ये वेलोसिटी जैसे है ना एंगल के लिए। अब देखो इसमें बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कहा है? इट इज द एंगल बाय विच position vector of particle rotates when it moves from one position to another। कितने एंगल से रोटेट हुआ है ना? 360। तो एक रोटेशन में क्या वो 360 डिग्री एंगल से रोटेट होगा बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन रोटेशन की जो वैल्यू आएगी क्या वो 360 डिग्री के बराबर आएगी या उसको 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं अपन? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. हाँ है ना? सर। देखो ध्यान दो, इस केस में अगर हमसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही बताते हैं अपन। अगर कोई हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो डिस्प्लेसमेंट का तो क्या आंसर होता? 0 ही Zero. होता। इसका आंसर होता 0। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे नहीं डिफाइन करते। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हमें वो बताना चाहिए कितना एंगल से ये रोटेट हुआ। अगर n रिवॉल्यूशंस हो जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन n रिवॉल्यूशंस कितना होगा? सर तो 2 2n and pi radian। radian 2n 2 pi pi radian and radian। 10 into 2 pi। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन n revolves या n multiplied by 360
सर आपकी आवाज कट हो रही है। हाँ सर। आवाज कट हो रही है, अभी भी कट हो रही है। यस सर। हाँ एक मिनट। वैसे इंटरनेट का स्ट्रेंथ तो ठीक ही है। अच्छा देखो, हो सकता है थोड़ा इंटरनेट की वजह से ऐसा हो रहा है। देखते हैं अपन और इशू रहता है क्या। देखिए, मान लो कि क्या है, एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में है और पहले कुछ डिग्री एक डायरेक्शन में जाता है और फिर उतना ही डिग्री दूसरी डायरेक्शन में आ जाता है। मतलब कुछ ऐसा है, मान लो ए पॉइंट से चला, ए से चल करके बी तक गया, ठीक है, और फिर बी से चल करके वापस ए तक आ गया। ए से बी गया और बी से चल करके वापस ए तक आ गया। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। जीरो होगा। बिल्कुल सही। इस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे? 0। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। Yes, sir. है ना? तो देखो, ऐसा नहीं कि पार्टिकल घूम के सेम पॉइंट पे आ जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अगर वो सेम ही सेंस में घूम रहा है ना, लगातार क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। हाँ, यदि क्लॉकवाइज घूमते घूमते फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका और सेम पोजीशन पे आ जाए तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपन 0 कहेंगे, है ना। बेसिकली इस केस में हम क्या कहेंगे भाई, पहले इसका थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर वापस थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया। पहले थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर उसके बाद थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 0। है ना। अब देखो, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो एक नेचुरल क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, whether angular displacement is a vector quantity or a scalar quantity. Angular displacement, a scalar और a vector. तो इसका कैसे रिजोल्यूशन करेंगे भाई हम? तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। देखो, बात क्या है बेटे कि हम इसको ऐसे कहेंगे, दो अलग अलग चीज है। अगर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स जो होते हैं, large angular displacements do not
follow laws of vector addition। इसलिए उनको वेक्टर्स हम नहीं मानते हैं, लेकिन इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर डी थीटा हुआ तब ना सर? हाँ, फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। मतलब कि डी थीटा टाइप का अगर हुआ तो क्या होगा, वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है, उसको आप वेक्टर बोल सकते हो। लेकिन अगर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो फिर क्या है, वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता। उसको हमें क्या बोलना पड़ेगा, उसको हमें मतलब अब ये बात अलग है कि स्केलर की तरह से ट्रीट करेंगे कि वेक्टर की तरह, मतलब उसको कैसे अपन हैंडल करेंगे। तो अगर प्लेनर मोशन हो रहा है तो फिर आप उसको स्केलर की तरह से ही ट्रीट कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इसकी फिर कोई हम डायरेक्शन इसके साथ एसोसिएट नहीं करेंगे। लेकिन इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो आप पूरी तरह से वेक्टर की तरह से ट्रीट कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन बता सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड वगैरह वगैरह सब बता सकते हो। लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। अब ऐसा होता क्यों है, वाई इज इट सो? देखो, इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना। एक मिनट में आई हैव टू स्टॉप द स्क्रीन शेयर फॉर जस्ट अ मोमेंट। सर लार्ज एंगुलर का कोई एग्जांपल? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है इसमें। जैसे बेटे मान लो क्या है, आपके पास एक बुक है ना। कंसिडर ए बुक इन योर हैंड, और ये कंसिडर ए मोबाइल इन योर हैंड। अब क्या है, हम क्या करते हैं, इस मोबाइल को या बुक को रोटेट करते हैं, ठीक है। और बारी बारी से हम क्या करते हैं, इसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं। सर आप जैसे स्क्रीन एक बार में, एक मिनट बेटा, मैं स्क्रीन शेयर कर ही रहा हूँ। मैं एक अच्छा डायग्राम इसका निकाल रहा हूँ आपके लिए। हाँ, देखिए बच्चों, ये है।
ये देखिए, ये डायग्राम नजर आ रहा है आपको, Yes, sir. यस सर। यस सर। है ना? ये हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, एक कोई मान लेते हैं क्यूबॉइड शेप का कोई कैन है ना? मिल्क कैन है या कोई एक कैन है, इस तरह से रखा हुआ है, और ये यहाँ पर क्या है, उसका कुछ ओपनिंग है यहाँ पर, ये उसका कुछ ओपनिंग है। ठीक है बेटे, अब हमने क्या किया, इसको, इस कैन को पहले मैंने ये जो एक्स एक्सिस है इसके अबाउट रोटेट कर दिया, 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया। तो इसको जब मैं 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर दूंगा तो ये वाला जो इसका माउथ है वो तो लेफ्ट में चला जाएगा, और ये एम ऊपर आ जाएगा, तो क्या इस पोजीशन से इधर वाली पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा? ये देखिए sir. उसको, है ना? फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको, ये जो मेरी वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के अबाउट अब रोटेशन इसको कर देता हूँ, फिर से 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर देता हूँ, थीटा वाई। तो 90 डिग्री से रोटेट करूंगा तो क्या ये एम पॉइंट अब सामने आ जाएगा क्या अपने? क्या ऐसी ऐसी पोजीशन में ये शिफ्ट हो जाएगा क्या? हाँ सर। Yes, sir. है ना? ये ऐसा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था ये थीटा एक्स डायरेक्शन के अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया था, और ये वाला जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया था ये वाई डायरेक्शन के अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, है ना? तो फाइनली बुक की पोजीशन इस तरह की आ गई है। क्या ये बात समझ में आती है? यस यस सर। सर। अब देखिए क्या है, इस कैन को वापस आप ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए, ये ओरिजिनल पोजीशन थी, और यहां से मैं क्या करता हूं, इसको पहले वाई एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर देता हूं। जैसे ये वाला जो सीक्वेंस था लेफ्ट वाला, इस लेफ्ट वाले में पहले हमने एक्स एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट किया, और फिर वाई एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट किया, है ना? ये जो दूसरा वाला सीक्वेंस है, इसमें हम क्या कह रहे हैं, पहले वाई एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, और फिर उसके बाद एक्स एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। तो देखो क्या होगा, आपने जब वाई एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट किया तो ये कैन ऐसा हो जाए, बोलिए, ऐसा, ये यस वाला सर। रोटेशन है ना? ये जो इसका माउथ है वो इधर आ जाएगा यहाँ, और ये एम फेस ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्स एक्सिस थी ये वाली, इसके अबाउट 90 डिग्री से इसको रोटेट के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो ये एम फेस ऊपर चला जाएगा ना? यस सर। इधर से 90 डिग्री से रोटेट किया तो ये एम फेस ऊपर चला गया। अब आप एक बात बताओ, मैंने टोटल रोटेशन तो इसको सेम ही दिया ना? लेफ्ट में पहले मैंने क्या किया, पहले रोटेशन थीटा एक्स दिया और बाद में थीटा वाई दिया। पहले एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन दिया और उसके बाद वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन दिया। और जो राइट वाला फिगर है उसमें मैंने क्या किया, पहले वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन दिया और उसके बाद एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन दिया। ये बात समझ में आती है? लेकिन क्या इन दोनों का रोटेशन देने के बाद क्या ये कैन की फाइनल पोजीशन सेम आ गई दोनों में, या अलग अलग आ गई? अलग आई सर। अलग अलग। आई सर। फाइनल पोजीशन अलग अलग आई। इसका मतलब क्या है, हम क्या बोल सकते हैं कि थीटा एक्स
plus theta y is not equal to theta y plus theta x. इसका मतलब क्या है? एडिशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एडिशन ऑफ लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर 90 डिग्री के दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं ना। 90 डिग्री के दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कम्यूटेटिव। Hence, large angular displacements are not categorized as vectors. वेक्टर्स का एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है। ये वेक्टर के एडिशन में आप एक नियम पढ़ते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ऐसा Yes, लिखते sir. हैं कि नहीं लिखते? Yes, sir. है ना? वेक्टर अगर होता तो उसका एडिशन तो कम्यूटेटिव होना चाहिए था। देखो आप देखो, क्या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट में कभी ऐसा इशू आता है अपने पास कि कौन सा पहले डिस्प्लेसमेंट किया? जैसे मान लो क्या है, हमसे कहा जाए कि एक पार्टिकल जो है वो क्या करता है, पहले 3 मीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ जाता है और फिर 4 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो जाता है ना। हाँ सर। और ये एंगल 53 डिग्री के बराबर आ जाता है। अगर मान लो वो पार्टिकल पहले 4 मीटर ईस्ट की तरफ चला जाता और फिर उसके बाद 3 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फिर भी उसका यही 5 मीटर ही आता। Yes, sir. नहीं, और जैसे ये वाला एंगल अगर अपन निकालते तो ये एंगल फिर भी कितना आता? 53 डिग्री के बराबर ही ये एंगल भी आता। Yes, sir. क्यों? तो क्या हाँ है, सर। जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर कहो या S2 वेक्टर प्लस S1 वेक्टर कहो, फाइनल सम उसका सेम ही आएगा, है ना। लेकिन वेक्टर्स का एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं आ रहा। लेकिन ध्यान दो बच्चों के, अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाए ना, बहुत छोटा हो जाए, आप सोचो कि आप यही एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन देते लेकिन बहुत कम कम एंगल से रोटेट करते इसको, तो फाइनल पोजीशन जो जो लेफ्ट वाले सिनेरियो में आ रही है वही सिनेरियो, वही पोजीशन राइट वाले में भी आती। हैड दीज डिस्प्लेसमेंट्स नॉट बीन 90 डिग्री, ये बहुत छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट होते, 0.01 डिग्री के टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते। तो बताओ क्या ये वैल्यू सेम आ जाए? हाँ बेटे। सर जैसे वो डी थीटा लेते हैं ना अपन, डी एक्स डी टी, वैसे बहुत छोटा छोटा वाला, वैसा वाला ना। हाँ 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 हाँ। इन दैट केस तो मतलब हमें एक समझेगा बार नहीं फर्क क्या पड़ा। नहीं भाई, तब भी तुम्हें इतना इतना समझ में आ जाएगा कि जो फाइनल पोजीशन डी थीटा एक्स प्लस डी थीटा वाई के बाद आ रही है वही फाइनल पोजीशन डी थीटा वाई और डी थीटा एक्स के बाद भी आ जाती है। हाँ सर, भाई क्योंकि आप बहुत देखो छोटा आप, होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो वो एंड भाई देखो, मैं तो बहुत छोटा मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि 1 डिग्री 0.5 डिग्री, मैं तो टेंडिंग टू जीरो वाले की बात कर रहा हूँ। टेंडिंग टू जीरो तो मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल होता है ना, बहुत ही छोटा होता है। यस सर। है ना। तो क्या होता है कि ऐसा लोगों ने देखा है कि अगर यही चीज बहुत छोटों के लिए अगर आप लगाते तो फिर ये कम्यूटेटिव एडिशन वाला लॉ भी फॉलो हो जाता, है ना। और बाकी और जो भी नियम है वेक्टर्स के वो सबके सब यहाँ पर फॉलो हो जाते हैं अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स बहुत छोटे होते तो,
है ना। तो क्या है, इसलिए हम कहते हैं कि जो इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं दे आर वेक्टर्स। अब अगर वेक्टर है तो इनकी डायरेक्शन की भी बात होगी कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है ना। तो क्या डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is along normal to the plane of rotation. Is along normal to the plane of rotation. जो plane of rotation है उसके perpendicular direction में होगी। देखो मतलब अगर पार्टिकल का रोटेशन एक्स जेड प्लेन में हो रहा है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऐसा था, उसके बाद इधर पहुंच गया, ये हो गया, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग डिफाइन करेंगे। क्या मतलब अगर एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग रोटेट करे तब ना, अगर एक्स वाई ऊपर प्लेन बाएं के अलोंग रोटेट किया तो एक्स वाई प्लेन के अलोंग रोटेट किया, सॉरी ऊपर वाई होगा, सॉरी मैंने गलत बना दिया, ये वाई होगा। तो अगर एक्स जेड प्लेन के अलोंग रोटेट हुआ, ऐसे अगर रोटेट हुआ तो डायरेक्शन क्या होगी, डी थीटा की, डी थीटा की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, है ना। लेकिन अगर मान लो रोटेशन जो हुआ है वो वाई जेड प्लेन में हुआ है, रोटेशन जो हुआ है वो किस प्लेन में हुआ है, फर्क नहीं पड़ता ना कि वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का एक फर्क पड़ता, जैसे अभी अपन ऊपर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो प्लस जे कैप होगा, और अगर क्लॉकवाइज अगर होता तो माइनस जे कैप। अगर ऐसे घूम रहा होता तो उसको अपन माइनस जे कैप में शो करते, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस जे कैप और क्लॉकवाइज के लिए माइनस जे कैप। मतलब आपको क्या करना है, तरीका इसका बड़ा सिंपल सा है, आप बिल्कुल अपने हाथ को बिल्कुल हैंडशेक वाली पोजीशन में लेकर के जाओ और थंब को बिल्कुल स्ट्रेट कर लो, सीधा स्ट्रेच कर लो उसको, और राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करो, जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करो, तो जो स्ट्रेच्ड थंब की डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन में हम डिफाइन करेंगे क्या, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगलियों को रोटेट करोगे तो आपके थंब की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगलियों को रोटेट करोगे तो आपको हाथ को उल्टा करना पड़ेगा, मतलब थंब को नीचे ले जाना पड़ेगा। यस सर। उसी तरह से जैसे वाईजेड प्लेन में रोटेशन हो रहा है, अब अगर ऐसे रोटेशन हो इस तरह से, तो बताओ मुझे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, एक्स डायरेक्शन। एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स या आई माइनस, कैप। प्लस एक्स। प्लस आई कैप डायरेक्शन आएगी।
इस केस में डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? प्लस आई क्या? ये बात समझ में आती है? Yes, sir. है ना? तो सर हाँ बोलो बेटे। सर डायरेक्शन ऑफ के बाद क्या लिखा है? वो उठे। सर डायरेक्शन ऑफ के बाद डायरेक्शन ठीक से समझ नहीं आया? नहीं सर, वो डायरेक्शन ऑफ के बाद वो लाइन में क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में? डायरेक्शन ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब जो डी थीटा होता है उसको लिखने ऐसे लिखते हैं ना, इनफाइनाइटली स्मॉल लिख देते हैं कई लोग, या कई जगह पे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ऐसा भी लिख देते हैं। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। सर डायरेक्शन एक बार वापस बताइए ना। हाँ डायरेक्शन में एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे मान लो क्या है, सर हाँ भाई जैसे मान लो क्या सर है, आप ये कोई पेज एक तुम्हारा एक्सप्लेन कीजिए। क्या क्या बोल रहे हो बेटे? सर आप ये वाला पेज एक्सप्लेन करो ना। हाँ 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 हाँ, ये वाला पेज मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे आप ऐसे देखो कि ये YZ प्लेन है बेटे, है ना? दिस प्लेन इज अवर YZ प्लेन, ठीक है? अब जो पोजीशन वेक्टर है वो इस तरह से रोटेट हो रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है और ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, मतलब Y से Z की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो? किस डायरेक्शन में जा रहा है? Y से Z की तरफ। तो अब आप क्या करो, आपके मतलब राइट हैंड फिंगर्स को Y से Z की तरफ रोटेट करोगे तो थंब की डायरेक्शन X प्लस X की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. हाँ सर। है ना? उसकी जगह जैसे मान लो कि अगर जो है पार्टिकल वो इस प्लेन में रोटेट हो रहा होता, किस प्लेन में? इस वाले प्लेन में रोटेट हो रहा होता, XZ प्लेन में रोटेट हो रहा होता, और जो ये रोटेशन हुआ है उसका वो किस डायरेक्शन में हुआ है? जैसे इस पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रहा था, तो इसमें Z से X की तरफ गया है। तो आप Z से X की तरफ अगर राइट हैंड फिंगर्स को घुमाओगे तो आपका थंब ऊपर की तरफ आएगा ना बेटा? यस सर। है ना? तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? इज डिफाइंड एज अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। अगर रोटेशन YZ प्लेन में हुआ है तो डी थीटा की डायरेक्शन X के अलोंग होगी। अगर रोटेशन XZ प्लेन में हुआ है तो डी थीटा की डायरेक्शन Y के अलोंग होगी, है ना? यस सर। ठीक है, और प्लस Y होगा या माइनस Y, ये राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड होगा। राइट हैंड थंब रूल मतलब रोटेट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। राइट हैंड की फिंगर को रोटेशन की डायरेक्शन में मतलब जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर रोटेट हुआ है उस डायरेक्शन में हमें ऐसे कर्ल करना है, घुमाना है। तो स्ट्रेच द थंब ऑफ राइट हैंड विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप इसको मतलब एक और तरीके से समझ सकते हो कि इमेजिन कर सकते हो कि ये जो जैसे ये इस वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, राइट वाले की, ये वॉल है और इस वॉल में एक स्क्रू लगा हुआ है ना, नट बोल्ट से अपन ने एक स्क्रू कसा हुआ है इसके अंदर। अब आप क्या करते हो, उस स्क्रू को Y से Z की डायरेक्शन में घुमाते हो,
उस स्क्रू को किधर घुमा बेटे, y से z की तरफ घुमा रहे हो, तो वो स्क्रू किधर जाएगा, वॉल के अंदर और टाइट हो जाएगा या खुलेगा बाहर? y से तो z की तरफ खुलेगा अगर पेचकस घुमाओगे आप, वो खुलेगा ना, ऐसा ऐसा यस बाहर खुले। और ऐसा अगर मैं यूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता तो क्या होता? सर वो टाइट हो बंद हो जाएगा। जाता। अंदर जाता है ना। तो बेसिकली जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। जैसे YZ प्लेन में y से z अगर घुमा रहे हैं, इसी तरह से घुमा रहे हैं जैसा मैंने ये राइट वाले डायग्राम में बना हुआ है, तो स्क्रू खुलता है। खुलता है मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाता है, तो हम d थीटा को भी क्या कहेंगे, I कैप। और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो वो अंदर की तरफ जाता, तो उसको क्या कहते हैं, माइनस I कैप। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। देखो इसका क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि हमें जब पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर रोटेट होता है ना, तो हमारे लिए फिजिकल इंपॉर्टेंस की क्या चीज है हमें ये पता चल जाना चाहिए कि किस प्लेन में रोटेशन हो रहा है। और a plane can be identified by normal drawn to it. Note that there exists a unique direction of normal to a planar surface. मतलब अगर आपके पास कोई प्लेन सरफेस है बेटे, तो उस प्लेन पे नॉर्मल की डायरेक्शन सेम ही आएगी हर जगह पर। मतलब ऑल दीज नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बात समझ में आती है? या जैसे ये वाला प्लेन है, तो इस पे नॉर्मल की डायरेक्शन हर जगह पर ऐसा ही रहेगा। क्यों बेटे? यस सर। तो नॉर्मल से हम क्या है, प्लेन को इमेजिन कर सकते हैं। जैसे किसी ने हमसे कहा कि यार एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी थीटा के कैप, तो हमें समझ जाना चाहिए ना कि इसका मतलब पार्टिकल इज रोटेटिंग इन, पार्टिकल हैज रोटेटेड इन एक्स वाई प्लेन। क्यों बेटे? या कोई हमसे कहे कि पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी थीटा जे कैप, तो हमें क्या समझ जाना चाहिए, एग्जैक्ट प्लेन में हुआ है। पार्टिकल हैज रोटेटेड इन XZ प्लेन। एक्स जेड प्लेन। क्यों बेटे? यस सर। ये बात समझ में आती है? तो बात क्या है, हमें ये पता चल जाता है कि जैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इस तरह की डायरेक्शन किसी ने बताई, तो आपने ना ऐसा नहीं सोचना कि जनरली कुछ बच्चे क्या है फिर वेलोसिटी में कंफ्यूज जाता है कि अरे सर ये एक्स क्या पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपने कहा डी थीटा के कैप, इसका मतलब क्या पार्टिकल के कैप डायरेक्शन में जा रहा है क्या? या आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा डी थीटा आई कैप, तो इसका मतलब क्या पार्टिकल आई आई कैप डायरेक्शन में जा नहीं रहा? आई कैप का मतलब यह है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाईजेड प्लेन में हुआ। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी शायद आपकी केमिस्ट्री की क्लास है ना? तो बाकी होमवर्क क्या रहेगा बच्चों अगले लेक्चर के लिए आपका? अगले 2 सेक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं क्या? हाँ सर चले। सेक्शन सी एंड सेक्शन डी ऑफ वर्क पावर एनर्जी। ठीक है बेटा।
Okay, sir. ये देखो कि कुछ लोगों को हो सकता है कि ये थोड़ा सा 3 डायमेंशन का समझने में दिक्कत हुआ हो, है ना? तो ये थोड़ा सा अजीब सा पार्ट है भी। अपनी ऑफलाइन क्लासेस जैसे ही अभी चालू होंगी तो मैं आकर के तुमको ठीक से समझा दूंगा, है ना? लेकिन अभी इसका ज्यादा लोड नहीं लेना है, इसका काम बहुत ही कम आता है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस के लिए ही है। न्यूमेरिकल्स में आप देखोगे कि इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं आएगा। और जो जितना पार्ट आएगा तो आखिर थोड़ा ऑफलाइन में डाउट लेक्चर वगैरह लगेगा या नॉर्मल लेक्चर ही चालू होगा तो मैं और ठीक से समझा दूंगा आपको। ठीक है बेटे? ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। Bye bye, sir. Hi, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. बाय बाय बच्चों। सर। बाय बच्चों। Sir, हाँ बेटे। sir, I am present and my name is absent list. ओके, क्या नाम है बेटे आपका? Priya Gupta. प्रिया गुप्ता। Yes. Sir, ओके ओके sir, ओके मैं same with Sir, may I message Ramesh sir? हाँ, आप रमेश सर को मैसेज करते हो। हेलो सर। Okay, हाँ sir. हाँ बोलो Thank बेटे। you. सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। हाँ, विनायक। आपका नाम क्या है? विनायक। अच्छा, अभी आपका उन्होंने एक बार और देखा था तो हटा दिया। अभी एब्सेंटीज जो हैं वो कौन कौन थे? अंशुमन रावत, अनुज मुंबईकर, बिशल, मंथन, रिया, रोहित, रुद्र। ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट। ठीक है बेटा?